बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान अमीन और आप देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नाइन्थ क्लास का ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया जाता है, तो उसकी रीज़न ये है कि केमिस्ट्री बिकम डाइवर्स सब्जेक्ट। पहली बात यह है केमिस्ट्री जो है कि वो बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है, मतलब है कि बहुत ज़्यादा इसका सब्जेक्ट का फैलाव हो चुका है और उसमें बहुत मतलब है कि हद तक इसने तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से इसको एक ही शाख में स्टडी करना मुश्किल हो गया था। तो जिसकी वजह से हम आसानी की खातर जो है इसको मुख्तलिफ क्लासेस में या मुख्तलिफ ब्रांचेस में हम कह सकते हैं डिवाइड करते हैं। तो आज के जो टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें जो है कि हम पढ़ने के बाद डिफ़ाइन कर सकेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को, डिस्कस कर सकेंगे स्कोप ऑफ ईच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इनके हर ब्रांच का जो स्कोप भी हम डिस्कस कर सकेंगे और हम रिलेट कर सकेंगे ब्रांचेस को आपस में कि कोई सी दो ब्रांचेस को आपस में उनका क्या रिलेशन है, वो भी हम जस्टिफाई कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री इज़ क्लासिफाइड इनटू 8 डिफरेंट ब्रांचेस। कि नाइन्थ क्लास में जो है कि आपको 8 डिफरेंट ब्रांचेस में जो है कि केमिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ दिखाया गया है। इसमें जो है कि सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर बायो केमिस्ट्री है, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और आखिर में एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है तो फिज़िकल केमिस्ट्री जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि फ़िज़िकल और केमिस्ट्री, इनके फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का आपस में कुछ इसका रिलेशन है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम इज़ नोन एज फिज़िकल केमिस्ट्री। यानी कि इसमें हम जो है कि मैटर की जो है आपस की कंपोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं कि वो किससे बना हुआ है और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। लाइक एस हम कहते हैं कि जो कोई भी कॉमन सी चीज़ है कि साल्ट वगैरह है, या हम कोई कह सकते हैं कि एक लकड़ी वगैरह है, वो किससे बनी हुई है और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि उससे करंट गुजरता है या नहीं गुजरता, ये मतलब है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाएगा। तो एग्जाम्पल एंड स्कोप है फिजिकल केमिस्ट्री के हवाले से। तो लिखा है इट इज़ स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि हमें वाज़ेह तौर पर प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होती हैं। तो उसमें लिखा है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से हो गया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और किस तरह से एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस को इसमें डिस्कस करते हैं, लिक्विड को, सॉलिड को, जिनके स्टेट्स ऑफ मैटर कह सकते हैं, उनको इसमें डिस्कस किया जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, यानी कि किसी भी मादे के ऊपर जो है टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। लाइक अगर हम आयरन को गर्म करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब है कि उससे हीट पास आउट हो जाती है, और इस तरह हम जो है कि सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो वो आयरन के बर्तन वगैरह जो है या कोई भी मेटल के बर्तन होते हैं जिससे करंट पास आउट हो जाता है और टेम्परेचर भी पास आउट हो जाता है। इसके साथ साथ जो है कि ये जितने भी लाज एंड थ्योरीज वगैरह बनाई जाती हैं, लाइक बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये भी सारी की सारी फिजिकल केमिस्ट्री में ही डिस्कस की जाती हैं कि उनके हवाले से कि किस तरह से उनका जो है कि हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ये सारा काम इसी में आता है। दूसरी हमारी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सिर्फ इसमें हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी की जाती है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रो हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन। तो कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, लाइक एज CH4, C2H6, जिसमें सिर्फ वो कार्बन और हाइड्रोजन ही आपस में मिला हुआ हो, वो हाइड्रोकार्बन होंगे। तो डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ, डेरिवेटिव जो उनसे ड्राइव हुए हैं। लाइक एज अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल है, इनके हाइड्रोकार्बन है, उसे एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप लगा दें तो वो उनका डेरिवेटिव बन जाता है। जिस तरह देखें कंपाउंड था C6H12 था, उसे हमने 6H हटा के 6OH लगा दिए तो 6C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। सेम है CH3OH है, तो CH4 था, उससे हमने एक H हटाया और उसकी जगह पे OH लगा दिया तो वो CH3OH बन गया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके उसका डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्सटेंशन एंड स्कोप के हवाले से है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस हद तक फैली हुई है और उसका क्या क्या स्कोप है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जो भी हैं वो सारे के सारे नेचर में पाए जाते हैं और कुछ लेबॉर्ट्री में भी बनाए जाते हैं। देखिए हमारी जितने भी बॉडी है, हमारे तमाम जानदार जितने भी जानदार हो गए, उनका मतलब जिस्म और उनके जितने अंदर फाजल मादे वगैरह बनते हैं, प्लांट्स हो गए, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हुए हैं।
इसके अलावा आजकल बहुत सारे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री में भी बना रहे हैं। जिस तरह हमने पहले वो अपने टॉपिक में डिस्कस किया था कि जितने भी फास्ट फूड्स वगैरह हैं ये भी सारी सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। उसके बाद है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं कि वो ऐसे मॉलिक्यूल जो नेचर में पाए जाते हैं, जो कुदरती तौर पर हमारी जिस तरह बॉडी बनी हुई है जिन चीज़ों से, उनकी भी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं, और उनके साथ साथ जो मॉलिक्यूल वो लेबॉर्ट्री में बनाते हैं उनको भी वो जांच करते हैं। इसी बेस पे जिस तरह वो हम कहते हैं कि फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह हो गए, वो इसी पे बनाए जाते हैं कि एक मैंगो जो है उसके अंदर कौन कौन से स्टीरॉयड पाए जाते हैं, उसी तरह का वो स्टीरॉयड बना के वो उसका जायका बना देते हैं। तो स्कोप क्या है, ये जो केमिस्ट्री है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो है पेट्रोलियम की, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ तक जो है इसका स्कोप है। क्योंकि जितना भी पेट्रोलियम है, सारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ईथर हो गए, सारे सारे पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल, इनके जितने भी मतलब है कि ये अद्वियात वगैरह होती हैं, ये सारी सारी इसमें ही होती हैं। और पेट्रोकेमिकल्स लाइक हमारे कॉस्मेटिक्स जो हैं वो इसी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेम से ज़ाहिर है इन का मतलब होता है बिसाइड ऑफ एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा। तो स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा वो बाकी सारे के सारे कंपाउंड भी डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन की स्टडी की थी, ना कि सिर्फ अकेले कार्बन या अकेले हाइड्रोजन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अकेला कार्बन होगा वो भी स्टडी किया जाएगा, और अकेला हाइड्रोजन होगा वो भी स्टडी किया जाएगा, या कोई भी कार्बन का और कंपाउंड रहेगा, CO2 हो गया, वो भी इनऑर्गेनिक में ही स्टडी किया जाएगा। सेम एज हाइड्रोजन का कोई और कंपाउंड H2O हो गया, वो भी इनऑर्गेनिक में स्टडी किया जाएगा। तो लिखा कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी की जाती हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो कि बहुत छोटे पैमाने पर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो है कि किस तरह के वो आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, उनकी स्टडीज़ वगैरह की जाती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल हैं कि लाइक एज के कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ चेक कर रहे हों तो ये क्योंकि हाइड्रोकार्बन नहीं है, इस वजह से ये भी इनऑर्गेनिक होगा। तो अगर हम कोई भी चीज़ लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉर्ट्री में तैयार कर रहे होंगे, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत ही होगा। उसके बाद जो है कि इसकी एप्लीकेशन ये हैं कि ये लेबॉर्ट्री में हम तैयार कर लेते हैं, लाइक हमारे पास NH3 को हमने लेबॉर्ट्री में तैयार किया, उसके बाद हम बताते हैं कि ये इस तरह से तैयार होता है और उस पर लागत कम आती है, तो लिहाजा हम इसको बड़े पैमाने पर भी तैयार कर सकते हैं। तो फिर हम वो इंडस्ट्री को दे देते हैं, जिस तरह ग्लास की इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री, मेटलर्जी, कल जो जितने भी हमारे पास मेटल की एक्सट्रैक्शन वगैरह की जाती है कि हम आयरन को ओर से अलग कर लेते हैं, तो ये भी सारे के सारे जो है कि पहले जो इनके एक्सपेरिमेंट्स लेबॉर्ट्री में किए जाते हैं, उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ को ये इनका बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद है हमारी बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब है लाइफ, इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन हो गई, कंपोजिशन हो गई मैटर की, और स्ट्रक्चर वगैरह हो गया। तो अगर जानदारों के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, लाइक हमारी बॉडी जिन चीज़ों की बनी हुई है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह है, कंपोजिशन क्या है, उनकी केमिकल रिएक्शन किस तरह से होते हैं, वो सारे सारे बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं। तो लिखा है इट कवर ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसाइज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। हमारी जो जितनी भी खुराक है इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स वगैरह ये सारी सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये ज़रूरी होती हैं। तो वो किस तरह से बनी होती हैं और वो किस तरह से मेटाबॉलाइज होकर हमारे जिस्म को एनर्जी देती हैं, वो सारा का सारा जो है स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री का, तो लिखा है एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैं जो मेडिसिन में भी है, फूड साइंसेज में भी है और एग्रीकल्चर में भी है। किस तरह से कि हम जो है कि जो एनर्जी ले रहे होते हैं बेसिकली वो हम फूड से ले रहे होते हैं। तो मेडिकल साइंस में इस तरह के जानदारों के ऊपर जो है कोई भी जाके जर्म या डिजीज़ उसके ऊपर अटैक करती है, तो उसका जो है फिर क्योर किस तरह से किया जाए, इनके उसको कौन सी मेडिसिन वगैरह दी जाए, वो सारा का सारा जो है वो बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाता है। और उसके बाद जो है कि हम अगर बात करें एग्रीकल्चर के हवाले से, तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड वगैरह जो होते हैं और उनके जो इफेक्ट्स हैं उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। तो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है कि इट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। तो मतलब ये हुआ कि ये कमर्शियल स्केल पे, इनकी तजारती पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ों की तैयारी के लिए
इस्तेमाल करते हैं हम। अगर छोटे पैमाने पर तैयारी करेंगे, लेबॉर्ट्री में तैयार करेंगे, तो वो इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, ऑर्गेनिक भी हो सकती है। लेकिन अगर हम कमर्शियल स्केल की बात करेंगे तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही की जाएगी। लाइक अगर हम NaOH जो है वो कमर्शियल स्केल पर तैयार कर रहे हूँ तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आएगा। तो स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का? तो लिखा उसने कि मैन्युफैक्चरिंग बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए, ये जो जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, ये ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं बहुत कह सकते हैं कि एक बुनियादी कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं और नई से नई चीज़ों को तैयार करने के लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो ये बाकी इंडस्ट्रीज़ में एज आ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। कौन कौन सी? लाइक एज फर्टिलाइज़र में, सोप में, टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में हो गया प्रोडक्ट्स लाइक एज हमारे पास जो वो हमने पहले पढ़े यूरिया वगैरह, और इसके अलावा पेंट्स और पेपर वगैरह में भी एज आ रॉ मटेरियल यही केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो ये सारा का सारा स्कोप जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हवाले से है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है स्टडी ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियस से निकला है, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो उनकी जो है कि न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह किस तरह से होते हैं, रेडियो एक्टिविटी जो कि मतलब है कि केमिकल्स का डिके होता है, जिससे हम जो है कि और एटम्स को सेपरेट वगैरह करते हैं और हम एटॉमिक एनर्जी लेते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। इसके साथ साथ जो है कि ये हमारे पास जो है कि इसके केमिकल इफ़ेक्ट्स जो है कि लाइट जो ऑब्ज़र्व होती है, जो कि प्लांट ऑब्ज़र्व करते हैं या एनिमल ऑब्ज़र्व करते हैं, या कोई मटेरियल वगैरह जिस तरह हम चट्टानें वगैरह कहते हैं, उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कौन सी लाइट ऑब्ज़र्व करते हैं, वो भी सारा का सारा इफेक्ट इसी में स्टडी किया जाता है। लाइक अगर हम देखें प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की मौजूदगी में कौन कौन से कलर ऑब्ज़र्व करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेम एज एनिमल में विटामिन डी बनता है, वो भी सनलाइट की मौजूदगी में बनता है। तो ये सारा का सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। तो स्कोप क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का? तो इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी जो कि शुआएं वगैरह निकलती हैं जिससे कैंसर का इलाज किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की प्रिजर्वेशन किस तरह की जाती है कि पास्चराइजेशन का एक अमल है जिसे हम मिल्क को एक शुआएं पास आउट करके महफूज कर लेते हैं। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन, देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के अंदर, उससे हम जो है कि शुआएं वगैरह जो है कि वो निकलती हैं, बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है, उससे हम बिजली वगैरह बना सकते हैं। लाइक यूरेनियम वगैरह को तोड़ के बिजली बनाई जाती है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट ब्रांच इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल नाम से ज़्यादा माहौलियाती केमिस्ट्री है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो भी केमिकल्स हैं, जो भी हमारी कंपोनेंट्स वगैरह हैं, उनके इफ़ेक्ट्स और उनके जानदारों के ऊपर ख़ास तौर पर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे और उनकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी वो सारी स्टडी की जाएंगी। तो नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पोल्यूशन। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कुछ केमिस्ट्री के ड्रॉबैक्स हैं और उसको केमिस्ट्री के तरीक़ों से ही सॉल्व किए जाते हैं। तो चूँकि जो हमारी पोल्यूशन है वो भी सारी की सारी जो है इन्वायरमेंट में आती है, तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें बताती है कि हम किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और हम कौन कौन से प्रोसेस वहाँ पे लगा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करके हम पोल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है सिर्फ अपने इन्वायरमेंट के साथ साथ नहीं बल्कि साइंस की दूसरी शाखें भी हैं, लाइक बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, इकोलॉजी, सॉइल और वाटर के साथ भी इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो ये बहुत वसी पैमाने पर जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ताल्लुक है। उसके बाद है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये हमारी लास्ट ब्रांच है जो कि नाम से ज़्यादा एनालिसिस करना, सेपरेशन करना, जिनकी ये वो टेक्निक है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि चीज़ों को सेपरेट करके उनमें जो है कि मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये भी, क्योंकि देखें इसमें अगर हम कोई भी केमिकल आपको दिया जाता है और उससे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिक्स की गई हैं, तो आप उसको किस तरह से बताएँगे या किस तरह से उनको सेपरेट करेंगे। तो इस तरह जो है कि ये इनके सेपरेशन के तरीके सारे के सारे वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं। तो इसमें जो है डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं एनालाइज को करने के लिए। तो स्कोप ऑफ दिस ब्रांच ऑफ कवर फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस, यानी कि हम इन्वायरमेंट के ऊपर भी एनालिसिस किए जाते हैं, लाइक हमारे हवा के अंदर कितने % जो ऑक्सीजन होनी चाहिए, और क्लिनिकल किस तरह से कि यानी कि हम एक मेडिसिन बना रहे हैं तो उसके अंदर कितनी % कौन कौन से कंपाउंड्स की होनी चाहिए, वो सारा का सारा एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। तो एनालिसिस कितनी तरह का होता है? ये बेसिकली एनालिसिस दो तरह का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है, नाम से ज़्यादा क्वालिटी से निकला है इसका, कि मतलब इसमें हम चीज़ों की आइडेंटिटी सिर्फ मालूम कर सकते हैं। लाइक हम उसका टेस्ट मालूम कर सकते हैं, उसका कलर मालूम कर सकते हैं, कि उसका स्मेल उसको मालूम कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव में आता है। या ये भी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है। यानी कि अगर दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है कि ये चीज़ ज़्यादा है, एक चीज़ कम है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा उसका। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, जिसमें हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करेंगे कि वो कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। लाइक हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखें कि हम कह सकते हैं कि चाय में चीनी कम है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जबकि अगर हम देखें कि चाय में इतनी चीनी डाली है, 5 ग्राम चीनी डाली है हमने एक कप के अंदर, तो ये इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। या हम उसको जब सेपरेट करके बताएंगे कि इसके अंदर 5 ग्राम चीनी डाली हुई थी। तो ये तो थी केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो कि हमने डिस्कस की। तो इनके से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राइट नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस के नेम बताए कौन कौन से हैं, वो हमने पढ़े हैं 8। उसके बाद है कि डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, या कोई भी टाइप की आप पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसकी डिफाइन कर दें। उसके बाद कहा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनी अदर। इनके देखें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंशिएट कर दें, या कोई से दो और, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि कौन सी ये जो ब्रांच से इसका ताल्लुक है। लाइक है, देखें अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया लेबॉर्ट्री में, तो वो इनऑर्गेनिक होगा। अगर हम कमर्शियल स्केल पे यूरिया को तैयार कर रहे होंगे, तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आएगा। इसके बाद अगर हम वो कौन सी ब्रांच है जो कि सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल है कंपोनेंट को मिक्सचर में से, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो बायोकेमिस्ट्री होगी। स्टेट ऑफ मैटर स्टडी, अगर हम मैटर की स्टेट लाइक एज सॉलिड लिक्विड गैस, वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। विच डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H12O6, तो उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ स्मोक, स्मोक के इम्पैक्ट क्या है इंसानों के ऊपर, वो इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में चला जाएगा। उसके बाद है कि ब्रोकन ऑफ वन एटम इनटू टू बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्ड करके एक एटम को दो में तोड़ देते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होगा। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट है जो है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।